नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए 65th बीपीएससी का पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं। प्री का जो एग्ज़ाम है यानी बिहार पीसीएस की बात हो रही है, उसका प्री का प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, 2 खंडों में हम इसे सॉल्व करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है वो इतने महत्वपूर्ण है और न केवल बिहार के लिए बल्कि अन्य राज्यों की परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें ध्यान रखें और इनके रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो देखते रहिए। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा आप। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ध्यान देंगे ये है सीधे मराठा साम्राज्य से संबंधित। अब इसमें है डी ऑप्शन सही, ठीक है ना। अष्टप्रधान क्या था? मंत्रिमंडल था शिवाजी का, ठीक है ना, शिवाजी। और जिसमें प्रधान पद जो होता था वो पेशवा का होता था, पेशवा जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, आपने ये बताना है कि इसमें जो वाकया नवीस होता था वो क्या कार्य करता था। 8 8 पद होते थे, 8 मंत्रिमंडल में 8 टाइप के होते थे, पेशवा सबसे बड़ा होता था। आपने ये बताना है वाकया नवीस का क्या कार्य होता था, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। कब बैठा गद्दी पे? ध्यान रखें 1351 में गद्दी पर बैठा, ठीक है ना, ध्यान रखें। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। और नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था, ध्यान रखें। तो ये फिरोज शाह तुगलक था, ये नहरों का निर्माण करने वाला। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए हुगली का उपयोग करते थे पुर्तगाली, ध्यान रखें। पुर्तगाली पहली शक्ति है जो भारत में आई थी, है ना। तो ध्यान रखें पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, ठीक। आपने ये बताना कि प्रथम वायसराय कौन था पुर्तगीज का जो भारत में था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ध्यान रखें ठगों का उन्मूलन जो हुआ था वो हुआ था बेंटिक के काल में, ठीक है ना। बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत का क्या रहा था? भारत का गवर्नर जनरल रहा था, ध्यान रखें। और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो कैप्टन स्लीमन है ना, इनके नेतृत्व में किया था इन्होंने ठगों का उन्मूलन, ठीक है ना। और इसी के समय में जब बेंटिक था तो बेंटिक के टाइम पे बेल्लोर का विद्रोह भी हुआ था, ध्यान रखें। बेल्लोर का विद्रोह हुआ था, ये उस वक़्त मद्रास का गवर्नर था, ठीक है ना, बेल्लोर के विद्रोह के टाइम पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? ध्यान रखें अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति वो अपनाई थी लॉर्ड लिट्टन ने, ध्यान रखें। 1876 से लेके 80 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था, ध्यान रखें। 76 से लेके 80 तक यानी वायसराय रहा, गवर्नर जनरल का पद के बाद वायसराय रहा था ये भारत का। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसे ओवन मेरिडिथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपने ये बताना है कि इसके काल में लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ठीक है ना। तो किस वर्ष ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था या लगाया गया था, आपको ये बताना है, कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले किया था दांडी मार्च, पता होगा आपको, साबरमती से शुरू किया दांडी मार्च। और 79 समर्थकों के साथ पहुँचे कहाँ पे? दांडी में पहुँचे, ठीक है ना। 12 मार्च को साबरमती से चले और दांडी मार्च पहुँचे। और जैसे ही दांडी मार्च पहुँचे तो 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया, वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो दांडी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साराबंदी आंदोलन का बता रहा है कि 1922 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था साराबंदी आंदोलन, सॉरी। तो ध्यान रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने ये बताना कि ये साराबंदी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये नॉर्मल अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे JB कृपलानी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला सवाल देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये की थी 1632, 16 दूना 32। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने, बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। अगला सवाल देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक सामने किस नाम से जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिए, अपने शिलालेखों में अशोक जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। बी ऑप्शन सही होगा। आपको पता होगा कि अशोक की जो शिलालेख हैं उसमें 2 शिलालेख ऐसे हैं कि जहाँ पे उसका नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम। तो वो कौन से शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, आपको ये बताना है। अभिलेख हैं, वो कौन से अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वो आपको बताना है कमेंट में करके। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अशोक के जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, शिलालेख थे, और इसका जो फैंथेलर थे उन्होंने इसको पाया। सबसे पहले इन्होंने खोज की इसकी। ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो सुश्रुत, ध्यान रखें, सुश्रुत जाने जाते थे। साथ ही साथ सुश्रुत जाने जाते थे, साथ ही साथ एक और होते थे इस काल में, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, वो थे धन्वंतरी, जो आयुर्वेदिक वैद्य के, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उस वक़्त के। ठीक है ना। 17वां देखिए, प्राचीन कौन सी लिपि दाहिने से बाएं को लिखी? ध्यान है कि खरोष्ठी लिपि ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं को लिखी जाती है, अरबी की तरह। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखें कि खरोष्ठी लिपि अशोक के 2 शिलालेखों में इसका इस्तेमाल किया गया जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक तो शाहबाज गढ़ी का और एक मनसेहरा अभिलेख, इन दोनों में ये जिक्र किया गया है, एक खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता? तो ताम्रलिप्ति। ठीक है ना। आपको ये बताना है कि ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वो वर्तमान में उसका क्षेत्र जो है वो कहाँ पड़ता है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी? तो मुगल काल में जो चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था वो हुआ जहांगीर के काल में। ठीक है ना, जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ध्यान रखें, मनसबदारी व्यवस्था इसलिए लागू की गई सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। ठीक है ना, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए की गई थी मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, जनजातियों की बात हो रही है और राज्य दिए हैं। भील गुजरात की है, गद्दी हिमाचल की है, कोटा तमिलनाडु की है, टोडा भी तमिलनाडु की है, नीलगिरी, है ना, नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दिल्ली मुंबई गलियारा, ध्यान रखें, सी ऑप्शन इसका सही होगा। दिल्ली मुंबई गलियारा 1500 किलोमीटर का है ये गलियारा, और इस पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ था, समझौता हुआ था, वो 2006 में हुआ था, तभी से ये लॉन्च किया गया, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो नहीं है रोहतास, ध्यान रखें, रोहतास जिला नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कितने ज़िले बसे हुए हैं? तो ये बताना है, तो 12 ज़िले बसे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है? तो मुंगेर में जो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है वो है भीमबंध, ध्यान रखें, भीमबंध मुंगेर में है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है गोपालगंज जिले में। ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, राज्य से। निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाला क्षेत्र है? तो जो घने पतझड़ वन वाला क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो जो सबसे लंबी गंगा नदी है वो है पटना में। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो घनत्व जो सबसे ज़्यादा है वो है शिवहर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जो सबसे बड़ा देश है वो जापान है, ठीक है ना। जापान सबसे बड़ा देश है जो सीमा रहित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा सीमा वाला देश है वो चिली है, ठीक है ना। आपको ये बताना है चिली किस महाद्वीप में स्थित है। सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में सर्वाधिक भूकंप जो आते हैं वो जापान में आते हैं ना, कि काफ़ी भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है चिली। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो द्वीपों की अगर हम बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा हमारे पाए जाते हैं इंडोनेशिया में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो केसर उत्पादन करने वाला जो देश है वो है ईरान। कौन है? डी ऑप्शन सही होगा। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक केसर उत्पादक करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम की बात होगी तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा होता है कजाकिस्तान में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी जो से सटी पहाड़ियाँ जो है वो है आपका कार्डेमम की पहाड़ियाँ। इन्हें अन्य एक और नाम से जाना जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं इन्हें। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ध्यान रखें, इनमें से कौन सी गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो जो उपनदी इसमें है वो है उत्तरी कोयल। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान स्थित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। तो जो चाय बागान स्थित नहीं है वो है गिरनार में, ठीक है ना। गिरनार में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वन वाले जंगलों से घिरा है? कौन सा राज्य है ऐसा? तो जो राज्य भारत का ऐसा है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला। भी आपको ये बताना है कि भारत का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति क्या होती है? एक समुद्र के नीचे मतलब पानी के नीचे एक इकोसिस्टम है, उसकी बात हो रही है। तो जो नहीं पाई जाती है वो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। जैसे खंबात की खाड़ी, जिसका जो पुराना नाम है खंबात की खाड़ी, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो साक्षरता धार्मिक समूह में किसकी है? तो इनमें से जो सर्वाधिक साक्षरता वो जैन समुदाय की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे किन में ज़्यादा है तो कंपैरिजन में हम देख पाएंगे हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा। आपको ये बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम सीटों वाला राज्य कौन सा है? कमेंट जरूर कीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले आता है? तो ध्यान रखें, दिया यूपीएससी का अध्यक्ष है ना। इन मतलब बराबर अगर हम बात करें पद के हिसाब की बात हो, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो अब ये ध्यान रखें कि ये सभी के सभी क्या होते हैं? एक ही क्रम में आते हैं, ठीक है ना। तो ई ऑप्शन सही होगा। ये इनका बराबर रैंक जो है वो बराबर है रैंक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरकार की संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? वक्तव्य जो सही है वो हमें बताना है। तो देख लीजिएगा, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल नहीं। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल नहीं। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ये भी नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। तो ई ऑप्शन इसमें होगा सीधे सीधे, ठीक है ना। ये न्यायपालिका स्वतंत्र है और कोई जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है, ठीक है ना। सबकी अपनी 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 शक्तियाँ हैं, वहाँ पे अधिकार क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो वो हुआ ग्राम पंचायतों का, ठीक है ना। त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है, वो विधेयक है, वो किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है,
ठीक है। 45 पे चलते हैं। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन है? तो पटवारी होता है जी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, जो भूमि का रिकॉर्ड करता है, सीमांकन, रेखांकन। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? नहीं की बात हो रही है, केंद्रीय शासन व्यवस्था, ठीक है ना, केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात हो रही है। तो जो सही नहीं है इनमें से वो है बड़े देशों के लिए आदर्श, ठीक। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, तो ध्यान रखें, जो इनमें से शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, जीवन स्तर को सुधारना नहीं, राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं, योजना बनाने में गाँवों की सहायता करना, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो 47 का हमारा आंसर है वो ई वाला होगा। आपको ये बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम आदमी पार्टी क्या है? एक राज्य स्तरीय पार्टी है, ध्यान रखें। और आपको ये बताना है कि राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या पैरामीटर हैं, अर्हता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम कहते हैं अधिकार परीक्षा को। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसकी वजह क्या है? अधिकार परीक्षा में यह कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी ऐसे कार्य करता है जिसका वो अधिकारी नहीं है, वैधानिक रूप से जिसका उसके अधिकार नहीं है, तो उसे एक रिट जारी की जाती है और उससे यह पूछा जाता है कि आप किस हैसियत से या किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हो, और जब तक वो संतोषजनक जवाब नहीं देगा वो उस पद पर कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीवीपैट की बात हो रही है। मतदान के लिए वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? तो वीवीपैट का संस्करण है M3, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये, बिल्कुल नए नए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय भंडार वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार कितना है? तो वर्ष 2018-19 का जो कुल विदेशी भंडार की बात हो रही है तो वो है आपका 28,55,882 करोड़। आपको ये बताना है कि 2019-20 का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, ठीक है ना। वर्तमान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो प्रत्यक्ष वित्त का जो स्रोत की अगर बात होगी तो वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का जो पूर्ण रूप है, ध्यान दीजिएगा, वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछले बजट में 19 के बजट में दिया गया था। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के ऊपर प्राप्त करने के बाद उसे न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितनी दी जाएगी? तो कम से कम 3,000 रुपये पेंशन की इसमें बात हुई है, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण ये आता है अमूमन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है निर्धारित। हिंदू वृद्धि किससे संबंधित है? वो है जीडीपी से संबंधित। किससे है? जीडीपी से संबंधित। ये क्वेश्चन भी अमूमन पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू, कि बिहार में कृषि कुंभ मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो कृषि कुंभ मेला जो आयोजित हुआ वो हुआ मोतिहारी। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार का स्कोर कितना है? तो बिहार का जो स्कोर है नीति आयोग के हिसाब से वो है 32.11, ठीक। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो बाल लिंग अनुपात है आपका 935, ठीक। 2017-18 के दौरान बिहार का तृतीय क्षेत्र का विकास दर क्या थी? तो तृतीय क्षेत्र की जो विकास दर थी वो 14.6। 17-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल घरेलू राज्य घरेलू GSDP, तो GSDP क्या था? तो GSDP था पहला वाला 4,87,628 करोड़, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? वो किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है ना। और यह शुरू किया गया था कब? 1980 में, ध्यान रखें 1980 में, ठीक है। और ये जो छठी योजना चली थी 80 to 85 तक चली थी। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था?
तो ध्यान रखें जो अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था वो किया गया था राजस्थान राज्य में, वर्ष 2000 में ये शुरू हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017 में मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो भारत की जो हिस्सेदारी थी वो इनमें से कोई नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो वो इनमें से जो व्यवस्था वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना। मद्रास के बारामहल जिले से ये शुरू की थी, टॉमस जो मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी ये। ठीक है ना, 1792 में, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, किन दो क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड की जहाँ तक बात हो रही है तो काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दी गई थी। आपको ये बताना कि काकोरी डकैती कांड कब हुआ था। ठीक है ना। इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है ना, किसकी बुक है? तो इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक है वो है CR दास की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज की बात हो रही है, ज्योतिबा फुले, सीधे इसका संबंध है, कब की थी आपको कमेंट में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू। ठीक है ना। ये बताना है कि जो एनी बेसेंट ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आप कमेंट में कर सकते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है ना। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भागलपुर से? तो वो किया था महादेवलाल सराफ ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो देशेर कथा पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे इनमें से कोई नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समतावादी समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी 1931 में, तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा। देखिए ये पहला पार्ट हमने आपको प्रोवाइड करवाया है, सेकंड पार्ट आपको लेके आएंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके कमेंट में जरूर कीजिएगा, कैसा आपको लगा ये भी जरूर बताइए।